डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक कैरेक्टर का मैं आपको एक नया आइडिया देगा। देखिए, अभी तक हम पढ़ते थे ऐसा कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, वो हम कैसे डिसाइड करते थे? एक आप रीजन बता दो इसका कि पैरामैग्नेटिक आप कैसे पहचानते थे और डायमैग्नेटिक कैसे पहचानते थे। तो हम क्या करते थे, मैं आपको बताता कि सर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो पैरामैग्नेटिक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो डायमैग्नेटिक। वेरी गुड, सही है। लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखना चाहें कि सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है तो उसको कैसे पहचानेंगे? ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकल रीजन बता रहा आपको। मान लीजिए हमने यूज किए हैं मैग्नेट। क्या यूज किए? मैग्नेट। और मैग्नेट के पास कोई चीज लेके आए, हमने कोई सब्सटेंस लेके आए। अगर मैग्नेट उस सब्सटेंस को अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, दैट इज पैरामैग्नेटिक। वो क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। और कोई सब्सटेंस को अगर मैग्नेट रिपेल कर देता है, छोड़ देता है, डिफा कर देता है, दैट इज डायमैग्नेटिक। ये इसका प्रैक्टिकल रीजन है। समझ में आया केवल आपको? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो आप ये एग्जांपल देख के बता देंगे। मैं आपको बोला कि प्लास्टिक की पेन है, ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो पूरी क्लास बोलेंगे कि डायमैग्नेटिक है। फिर उसका हम रीजन पढ़ते थे आगे। क्या इस मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट एब्सेंट है, इस बेसिस पर ये डायमैग्नेटिक रहेगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उस बेसिस पर वो पैरामैग्नेटिक रहेगा। ठीक है ना? तो वो थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो बताया मैंने आपको ये है। ठीक है ना? लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं क्या जिसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग रहता है ना, जिसको हम फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होगा वो पढ़ेंगे हम, और एक फेरीमैग्नेटिक जो आपको एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल याद करना है। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जनरेट होगा? पोल कहां से कहां? नॉर्थ टू साउथ, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा मैंने एस और ये एन, मतलब इधर जनरेट होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, और ये इधर होगा। ठीक है, अब यहां पर हमने एक एटम यूज किया स्फेरिकल इन शेप, और इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहे सर। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सर इसमें हो सकता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करता हूं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, बराबर है। ध्यान से देखिए, अगर एटम और मॉलिक्यूल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, कौन से इलेक्ट्रॉन? पेयर्ड। अगर एटम और मॉलिक्यूल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसमें एक का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिएगा, कौन सा डायरेक्शन होगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को बता दिया मैंने यहाँ पर प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज को बता दिया माइनस हाफ। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं रहता कि सर ये क्लॉकवाइज से तो हम प्लस हाफ बोल रहे हैं, नहीं, अपने पर डिपेंड है। अगर आप इसको माइनस हाफ बताएंगे क्लॉकवाइज को, तो एंटी क्लॉकवाइज को आपको प्लस हाफ बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सोचते हो ऐसा कि सर प्लस हाफ है तो क्लॉकवाइज, ऐसा फिक्स नहीं है, ये अपने पर डिपेंड है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज बता दिए प्लस हाफ को, तो माइनस वाला क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप माइनस हाफ को क्लॉकवाइज बता देंगे तो प्लस वाला क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर एटम और मॉलिक्यूल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है। देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का ये एक पोजीशन पर आएंगे, टकराएंगे और रिपल्शन हो जाएगा। मींस अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करता। देखिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो, डजंट शो, डज नॉट शो मैग्नेटिक कैरेक्टर। ओके, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो, ओके, यहां मैं प्रेजेंट बता दे रहा सिंबल, और ये भी प्रेजेंट। ओके, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो सकता है क्लॉकवाइज वो घूमे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, मींस प्लस हाफ से घूमे या फिर बोलो माइनस हाफ से। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने की वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक कैरेक्टर शो कब होगा? कब होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, बराबर है। शो मैग्नेटिक कैरेक्टर, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है ना? अब देखिए, यहां पर इसकी 5 एग्जांपल है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 है इसमें पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक की मैं आपको कहानी सुनाता हूं थोड़ी सी। पैरामैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिज्म लिखेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। देखिए,
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो था, जैसा आपने MOT पढ़ा होगा लास्ट ईयर में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मैग्नेट जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, मतलब ये प्रैक्टिकल रीजन है। लेकिन MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो छोड़ करके सारी थ्योरी ये बता रहे थे कि ऑक्सीजन का कैरेक्टरिस्टिक डायमैग्नेटिक है, ठीक है, जबकि प्रैक्टिकली ये देखा जा रहा था कि ऑक्सीजन को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, प्रैक्टिकली देखा गया। तो उसको सही प्रूफ करके बताया MOT ने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, ठीक है। तो पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ पैरामैग्नेटिज्म किसको बताएंगे हम। देखिए, अगर एटम और मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या फिर उसका ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो, ध्यान से देखिएगा, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम और मॉलिक्यूल और इट्स ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, और उसका ऑर्बिटल कैसा हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, तो वो क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने की वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। उस मैग्नेटिक कैरेक्टर को बताएंगे हम पैरामैग्नेटिज्म। ध्यान से देखिए, व्हेन unpaired electron present in atom or molecule, when unpaired electron present in atom or molecule or orbital is incompletely filled, then the electron revolve around the nucleus, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पर अराउंड, देखिए रिवॉल्व होगा अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस may be clockwise, that is plus half, or anti-clockwise, so it attract magnetic field, called as paramagnetic, and this phenomenon are known as paramagnetism। तो ध्यान से देखिएगा, पैरामैग्नेटिज्म के लिए पहली कंडीशन क्या है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, ये आपको याद रखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया सर, ओके। दूसरी बात ये है इसमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखिए, अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, क्या कंडीशंस है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मींस यहां पर देखिए मैंने ऑर्बिटल लिखा हूं, 1 2 ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसे बताया मैं आपको समझाने के लिए। और डायरेक्शन एक तो इसका क्लॉकवाइज होगा, दो में से एक रहेगा ना, मतलब अपोजिट में नहीं रहेगा, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे, एक तो क्लॉकवाइज में रिवॉल्व होंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, बराबर है। तो ये होगा इसका रिप्रेजेंटेशन, ये भी याद रखना है आपको, क्या ये जो हम रिप्रेजेंट किए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में, दैट इज पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल कौन सी आएगी, तो ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन, ये बेस्ड ऑन MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर बता रहे हैं हम आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, Cu डाई पॉजिटिव Fe+3 ETC, और एग्जांपल ये भी है TiO2 जो हम बताते थे, सॉरी TiO, देखिए Ti का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा, और इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 23 था सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d2 4s2 था, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, मींस 4s0 3d2, डी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस बेसिस पर इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा पैरामैग्नेटिक, जो मैं आपको डी ब्लॉक में बताया था, ठीक है ना। तो समझ गया आप। अच्छा, डायमैग्नेटिज्म किसको बताएंगे हम, क्या यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, देखिए सेकंड, डायमैग्नेटिज्म when paired electron, okay, present in atom or molecule, or orbital is completely filled, so it repels
मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक एंड दिस फिनोमेनन आर नोन एज डायमैग्नेटिज्म। क्या बताया कैसे? तो यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व होगा, है ना, और वहां पर अगर मान लो अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म, रिपल्शन अगर होता है तो डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कौन से प्रेजेंट होंगे सर? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। चलिए देखिए, मतलब यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 0 रहता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 ओके bm बोहर्स मैग्नेटॉन। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बता दिए सर हमने। ओके, थर्ड वाला है इसमें बेटा फेरोमैग्नेटिज्म। क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म। ये आपको इसकी एग्जांपल याद रखना है, फेरो। अच्छा, इसकी एग्जांपल बाकी रहेगी। देखिए इसकी एग्जांपल लिखते हैं हम, मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल बताया। ओके, देखिए इसकी एग्जांपल रहेंगी बेंजीन, उसके बाद में NaCl, मैग्नेट की तरफ लेके जब अट्रैक्ट करता है कि देखो उसको नहीं, ठीक है ना, वाटर H2O बराबर है, उसके बाद में CH4, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्काइन ये आएंगे। ठीक है, और देखिए TiO2 ले सकते हैं हम। क्यों लेंगे? क्योंकि सर यहाँ पर Ti का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d0 4s0 ये लिखिए हमने यहाँ पर, बराबर है, TiO2। ठीक है, तो रटना नहीं आपको, टेक्निक याद रखना है। 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ti 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा। ओके, देखिए थर्ड वाला है इसमें बेटा फेरो मैग्नेटिज्म। क्या है? फेरो मैग्नेटिज्म। अब फेरो मैग्नेटिज्म में क्या होगा? देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। A few substances like ferrous, cobalt, nickel, gadolinium, CrO2 have strong magnetic field. देखिए a few substances like ferrous, cobalt, nickel, gadolinium, CrO2 have strong magnetic field called as क्या बोलेंगे सुन? फेरोमैग्नेटिज्म। और इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। देखिए उसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। म्यू जो है इसका मैक्सिमम होता है, म्यू जो है बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, इसलिए बताया मैंने आपको म्यू क्या रहेगा? मैक्सिमम। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये एग्जांपल आपको याद रखना है जो मैं बोर्ड पर लिखा हूं। देखिए, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह हमने यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताए हैं, बराबर ना। तो ये जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्यों हो जा रहा है सर? क्योंकि मेटल के पास में क्या होता है? स्मॉल डाइपोल होता है। क्या होता है? स्मॉल डाइपोल। अगर यहाँ पर हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, देखिए मान लीजिए एक मेटल है ना, और उसके पास में ये आयंस है, ये ऐसा रखते हैं, देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव बिखरे हुए रख देंगे थोड़े, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखना, देखिए क्या फेरोमैग्नेटिक, मतलब यहाँ पर देखिए मेटल के पास में स्मॉल डाइपोल होता है, स्मॉल डाइपोल। अगर यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, बैटरी वगैरह अगर हम अप्लाई करेंगे, तो ये जो आयन है दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट मतलब एक तरफ पॉजिटिव वाले, एक तरफ नेगेटिव वाले, बराबर ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये बराबर सेपरेट हो गए, एक ही डायरेक्शन में जा रहे। यहाँ पर कैसे थे? बिखरे हुए थे। देखिए सेपरेट कैसा हो गया? मान लीजिए लिखा मैंने पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, बराबर हो गए सेपरेट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, अ फ्यू सब्सटेंस लाइक फेरस, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, CrO2 है ना, हैव स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिज्म। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन सेपरेट क्यों होंगे? यहाँ पर ऐसा फील्ड क्यों सेपरेट होगी बताओ? यहाँ पर हम यूज करेंगे एक्सटर्नल फोर्स, बैटरी वगैरह यूज कर देंगे। बैटरी यूज करने की वजह से यहाँ पर चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, मतलब डायरेक्शन जो है एक तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना,
यहां तक समझ गए फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसके बाद समझाता हूं मैं आपको एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, जो जस्ट अपोजिट रहेगा किसका, फेरोमैग्नेटिज्म का। मतलब देखिए यहां पर क्या होता है, इसमें होता है सर मैक्सिमम एट्रैक्शन, मैक्सिमम एट्रैक्शन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप जल्दी से, पेज नंबर 4। हाँ ध्यान से देखिए, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। अच्छा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट है किसका, फेरोमैग्नेटिज्म का। फोर्थ वाला है सर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जब यहां पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा भी तो अरेंज हो सकता है ना, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक दूसरे को ये रिपेल्ड करेंगे। ध्यान से देखिए, नया पॉइंट आपको समझ में आएगा, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब प्रैक्टिकली ऐसा भी देखा गया कि एक तरफ तो सारे जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन था सेम था, और एक तरफ क्या था, एक में क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी, है ना, बराबर दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्शन होगा, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, मैक्सिमम एट्रैक्शन, इसको बताते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसमें होगा मैक्सिमम रिपल्शन होगा सर, यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्शन, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल है Fe2O3, ओके, इसकी एग्जांपल है MnO2, MnO, ओके, उसके बाद में MN2O, Cr2O3, NiO, etc एक्सेट्रा, ओके। तो ध्यान रखेंगे, एग्जांपल जो एनसीईआरटी बेस्ड है और अदर रेफरेंस की ये एग्जांपल बताया मैंने आपको, है बराबर। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है, जस्ट अपोजिट। अरे यहां पर मान लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। अब यहां पर देखिए कि ये बिखरे हुए पड़े हुए हैं, बराबर है। अपने क्या करें, यहाँ पर क्या बैटरी लगा दी है, क्या लगाए, बैटरी, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है सारे एक ही डायरेक्शन में जाने लगे, बहने लगे। मतलब कौन कौन से एटम हो सकता है फिर जिसमें से गए थे, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, Cr2, बराबर है। जब ये एक ही डायरेक्शन में जाने लगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हुआ, बराबर है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, मैक्सिमम एट्रैक्शन। मतलब थोड़ा फार जो है पोलरिटी इसमें भी रहता है ना, आयरन में थोड़ा मैग्नेटिक कैरेक्टर आयरन में होता, कोबाल्ट में होता है, गैडोलिनियम, Cr2, है ना, उसके बाद में Gd एटसेट्रा। देखिए अब इसी मेटल आयन से हमने अटैच किए हैं बैटरी, ठीक है। तो देखा ये गया कि एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन था क्लॉकवाइज और दूसरा कौन सा था, एंटी क्लॉकवाइज। एक था क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पर म्यू जो है, म्यू नेट कितना था, 0 था। कितना था म्यू नेट, 0। और यहाँ पर म्यू नेट कितना था, मैक्सिमम था सर, बराबर है। क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्शन हो रहा था, इसलिए इसका जो हम अलाइनमेंट बताते हैं इलेक्ट्रॉन का, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल है इसमें, फेरी मैग्नेटिज्म। लास्ट एग्जांपल है फेरी मैग्नेटिज्म। देखिए यहीं पर, देखिए यहाँ पर मेटेलिक क्रिस्टल को हमने बैटरी लगाए, ठीक है। तो इस मतलब इसको ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि कुछ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ध्यान से देखिए, क्लॉकवाइज तो कुछ एंटी क्लॉकवाइज, कुछ क्लॉकवाइज और कुछ, मान लीजिए यहाँ पर एक क्लॉकवाइज तो 3 एंटी क्लॉकवाइज, ओके, फिर क्लॉकवाइज, मतलब रैंडमली, बराबर है। यहाँ पर सिस्टमेटिकली हो रहा था ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो रिपल्शन इजीली हो गया। यहाँ पर रिपल्शन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, एट्रैक्शन। देखो आप सिस्टम में, मतलब एक क्लॉकवाइज बता दिया हमने, तो 3 एंटी क्लॉकवाइज, फिर 2 क्लॉकवाइज, बराबर, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पर म्यू नेट की अगर हम बात करेंगे, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, म्यू नेट। इसकी बड़ी फेमस एग्जांपल है Fe3O4, जिसे हम फेराइट कहते हैं,
क्या बोलेंगे इसको, फेराइट, बराबर ना। Fe3O4 और ये है देखो ध्यान से आप Fe2O3 Fe3O4, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लो, इसका जो म्यू नेट है उससे कम रहेगा, उसका ज्यादा रहेगा। देखिए क्या है, म्यू नेट किसका, फेरो, बराबर है, किससे ज्यादा रहेगा, फेरी से, ठीक है। म्यू नेट किसका, फेरी का, ठीक है। देखिए एक तो इक्वल हो सकता है या फिर फेरो वाले का ज्यादा रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। तो ये टॉपिक था मैग्नेटिक कैरेक्टर, आपको एग्जांपल याद करने की है, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। अब इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं हम गॉइस मेथड, GUOY', गॉइस मेथड, ठीक है। तो मैं आपको गॉइस मेथड समझा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 5। देखिए अब समझते हैं हम गॉइस मेथड। गॉइस मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। समझ लीजिए पहले आप, क्या गॉइस मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, गॉइस मेथड इट इज used to determine magnetic properties। गॉइस मेथड का यूज करते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालने के लिए, ठीक है। मान लीजिए यहां पर मैं यूज किया हूं एक सैंपल, ओके, और इधर हमने पोल लगा दिए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ओके। यहां पर प्रेजेंट है सैंपल, ओके, और इसमें यहां यूज किया हूं मैंने वेट, ठीक है ना। मतलब गॉइस मेथड का जो यूज करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालने के लिए, तो 3 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके हिसाब से पॉसिबल हो सकती है। एक हो सकता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। कौन कौन सा, पैरा, डाई और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर अट्रैक्शन टेक्स प्लेस हो, बराबर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टेक्स प्लेस हो तो वो रहेगा फेरोमैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन हो तो क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। ध्यान से लिखिएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में वेट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज हो तो क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। ध्यान से लिखिए, इफ weight of substance increase in magnetic field, if weight of substance increase in magnetic field, okay, then it will, मतलब वो सब्सटेंस क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक होगा सर, बराबर है ना। वेट इंक्रीज हो रहा मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा, वेट इंक्रीज होगा, ठीक है। इफ वेट ऑफ सब्सटेंस decreases in magnetic field, अगर मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस का वेट कम हो, ओके, तो ये होगा डायामैग्नेटिक, ठीक है। एंड इफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्टली अट्रैक्शन हो तो क्या रहेगा, फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, ठीक है। इफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस in magnetic field, if attraction takes place in magnetic field then substance will ferromagnetic, बराबर है। ध्यान से देख लो आप, मान लो हमने सब्सटेंस यूज किए हैं, है ना, और उसका वेट अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज हो रहा, मतलब क्या है, वहां पर अट्रैक्शन हो रहा है ना, क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक।
और अगर वेट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज हो रहा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट विल फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो यहां पर अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऐड होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में दो टाइप का डिफेक्ट होता है, एक है पॉइंट डिफेक्ट और सेकंड है लाइन डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट के भी 3 टाइप्स है, उसमें नंबर 1 है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड है फ्रेंकल डिफेक्ट और थर्ड है इंप्योरिटी डिफेक्ट, जो हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।